ठीक है लाइव वीडियो। शो नहीं हो रहा अभी। यहाँ से तो गो लाइव का ऑप्शन दिख रहा है। वेट मैम, यस मैम स्टार्ट हो गया है। ऑडियो ठीक है? मैम बोलिए, स्टार्ट करिए। ऑडियो ठीक आ रही है ना? मैम ऑडियो आ नहीं रही है, अभी आपने कुछ बोला नहीं है। नहीं, मैं बोल रही हूँ। हाँ मैम ठीक है, एकदम करेक्ट है मैम, साउंड भी नहीं आ रहा है बैक साउंड। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। I think audio and video are fine, so we can start with this event. अगर कुछ लोग कमेंट करके बता दें कि वीडियो और ऑडियो ठीक है तो हम एक बार ऑफिशियली ये स्टार्ट कर दें इवेंट। ठीक है। Good evening, everyone. I am Soumya Pandey, and I am an IAS officer of 2017 batch belonging to the Uttar Pradesh cadre. I had secured All India Rank 4 in the Civil Services Examination of 2016, and currently I am posted as a Subdivisional Magistrate in Ghaziabad district of UP, and I am SDM Modi Nagar in the Modi Nagar Tehsil of Ghaziabad. So I want to thank first of all UIC University Innovation Cell of MMUT of this College of Gorakhpur for giving me this opportunity to interact with a lot of you on the topic of how to crack civil services examination and what was my strategy to crack civil services examination. So for the benefit of all, we will keep the medium as bilingual, हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे। एंड मेरे पास यूआईसी की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो गूगल फॉर्म में आप लोगों ने भरे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसे एड्रेस कर लें और मैक्सिमम क्वेरीज जो आप लोगों की हैं वो इन क्वेश्चंस में ही एड्रेस हो जाएंगी। सो नाउ आई थिंक वील स्टार्ट। So, first of all, I'll tell you about my journey in brief. I am an electrical engineer. I did my BTech in electrical engineering from Motilal Nehru NIT Allahabad, and I passed out in 2015. And उसके बाद मैंने प्रिपरेशन एक साल की सिविल सर्विसेज एग्जाम की फ्रॉम 2015 टू 2016, एंड 2016 में मैंने ये एग्जाम दिया था ऑफ सिविल सर्विसेज। माय ऑप्शनल वाज ज्योग्राफी, एंड 2017 में आई क्वालिफाइड इट विद ऑल इंडिया रैंक 4। सो विदाउट गोइंग इन टू अ लॉट ऑफ जर्नी डिटेल्स, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं गूगल फॉर्म पे मैं उन्हें एड्रेस करती जाऊं, क्योंकि उन क्वेश्चंस में ऑल सारी क्वेरीज आप लोगों की एड्रेस हो जाएंगी। और फिर अगर कुछ रह जाता है तो हम लोग एंड में उसको एड्रेस कर लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है या अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो। सो आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एज सच जो मुझे मिले हैं आपके गूगल शीट से। आकांक्षा बीटेक केमिकल फाइनल ईयर MMUT की, इन्होंने पूछा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन। सो बेसिकली सबके लिए डिफर करता है कि कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन में। फॉर मी इट वॉज 1 to 1.5 years। आइडियली इतना ही टाइम लगता है, 1 से 1.5 साल का समय। अगर हम लोग पूरा 1 से 1.5 साल डेडिकेटेड दे रहे हैं तो प्रिपरेशन इतने में हो जाती है। लेकिन अगर आप बीटेक के शुरुआती दौर से स्टार्ट कर लें तो द अर्लियर द बेटर। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा ओरिएंटेशन आपकी बनेगी। तो इसीलिए आप अगर अर्ली स्टार्ट करते हैं तो बेटर होगा, नहीं तो आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं उससे लगभग 1 साल से 1.5 साल का समय लगता है फॉर प्रिपरेशन। एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन? सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू इज दैट सबकी अपनी अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है ऑफ प्रिपरेशन। आप सब लोग जितने एस्पिरेंट्स होंगे, जितने टॉपर्स होंगे, जितने लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, सबकी एक अपनी स्ट्रैटेजी होगी ऑन हाउ टू प्रिपेयर सिविल सर्विसेज, और वो सबकी एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। हेंस ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, आप उसे फॉलो करिए। लेकिन जो भी टॉपर्स बताते हैं, मैं भी यही करती थी, जो यूट्यूब पे टॉपर्स का सुनते हैं या जैसे फेसबुक लाइव में आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे स्ट्रैटेजी से अगर आपको कोई गोल्डन पॉइंट लगे और आपको लगे कि मैं ये अपनी स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसे आप ले लीजिए। लेकिन अपनी यूएसपी, अपना एक्स फैक्टर, उसे मत खोइए, क्योंकि वो आपकी ओरिजिनलिटी है और आपकी ओरिजिनलिटी ही अल्टीमेटली एग्जाम में आपको सक्सेस दिलवाएगी। तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, बहुत सिंपल सी थी।
मैंने रखा था कि मैं सिलेक्टिव बुक लिस्ट रखूंगी, मैं बहुत ज़्यादा बुक्स को नहीं फॉलो करूंगी, मैं एक सिलेक्टिव बुक लिस्ट रखूंगी, लिमिटेड न्यूज़पेपर्स पढ़ूंगी और कम पढ़ाई बट मोर रिविजन. सो यू शुड रीड लेस बुक्स बट मोर नंबर ऑफ टाइम्स रादर देन रीडिंग मेनी बुक्स लेस नंबर ऑफ टाइम्स. आप कम बुक्स पढ़िए, अपनी बुक लिस्ट में सिर्फ एनसीईआरटीज रखिए बट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन रादर देन रीडिंग मेनी बुक्स एंड नॉट रिवाइजिंग इट ऑल. तो यही एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी एंड वी विल टॉक अबाउट मोटिवेशन एंड फोकस आगे के क्वेश्चंस में जो आप लोगों ने पूछे हैं, बट दिस वाज माय स्ट्रैटेजी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई डू, ये सर्वजीत वर्मा ने पूछा है, बीटेक केमिकल फाइनल ईयर, कैन आई डू यूपीएससी अलॉन्ग विथ माई जॉब. अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलेमा रहता है कि जॉब के साथ हम प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो ये अब ये टोटली आपकी पर्सनल कैपेसिटी और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है. इफ यू थिंक यू कैन देन ऑफ कोर्स यू शुड गो अहेड. जॉब एक अच्छा बैकअप रहता है क्योंकि यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. आप कभी श्योर नहीं रहते हो कि आपका होगा या नहीं होगा. ऑफ कोर्स हम सबको मान के चलना चाहिए कि वी विल गिव आवर 100% एंड वी विल क्वालिफाई इट इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट, बट वी कैन नेवर बी श्योर, हेंस देयर शुड ऑलवेज बी अ बैकअप. तो अगर आप फाइनल ईयर प्लेसमेंट्स में बैठ के एक जॉब भी ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. आपके लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर्स जो खाली बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं विदाउट जॉब. तो जब आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी 9 to 5 या 9 to 6 जो भी जॉब है, उसमें ऐसा टाइम मैनेज करिए कि आप सुबह न्यूज़पेपर का टाइम निकाल लीजिए, लाइक मॉर्निंग में जॉब जाने के पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ के जाइए और शाम को आने के बाद 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद आप अपनी एनसीईआरटीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्लस आपके जो वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडेज या जो हॉलीडेज की छुट्टियां होती हैं, जो छुट्टियां होती हैं अलग अलग फेस्टिवल्स की, उसमें आप वो टाइम यूटिलाइज करिए और उसमें आप कवर अप करने की कोशिश करिए अपने ऑप्शनल और जीएस के पेपर्स. और जब आप एग्जाम दे रहे हैं उसके पहले आप छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक प्रीलिम्स के 1-1.5 महीने पहले, ताकि आप फुल फ्लेजेड टाइम अपने प्रीलिम्स वगैरह को दे सकें. तो यू कैन डू प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द जॉब. यू रिक्वायर मोर डेडिकेशन, यू रिक्वायर मोर एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, दैट्स इट. मयूरी मिश्रा, बीटेक ईसी फाइनल ईयर, इन्होंने पूछा है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट और फोकस्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑल यूपीएससी रिक्वायर्स इज फोकस. आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत लंबा समय होता है और यूपीएससी एग्जाम अपने आप में 1 साल लेता है क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होते होते 1 साल प्लस 1 साल का आपका प्रिपरेशन. सो यूपीएससी इज लाइक अ मैराथन, इट इज नॉट अ स्प्रिंट. ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन पढ़े और एग्जाम को निकालिए. इट्स अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो स्टेइंग फोकस्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कुछ बातें फोकस के बारे में कि फोकस एक्चुअली होता क्या है और फोकस हम क्यों नहीं कर पाते हैं. सो फोकस अगर हम देखें FOCUS और इसको हम एक्सपैंड करने की कोशिश करें, सो इट विल बी लाइक फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल. मतलब एक कोर्स को फॉलो करते रहना जब तक हम सक्सेस अचीव ना कर जाएं. सो दिस इज व्हाट इज फोकस. अब इसमें मैं 2-3 चीजें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कुछ स्टोरीज के माध्यम से कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं या ऐसा क्या होता है. हम सबको पता है कि यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम निकालना है तो हमें फोकस चाहिए, हमें डेडिकेशन चाहिए, हमें हार्ड वर्क चाहिए, बट हम फिर भी नहीं कर पाते हैं. इसका क्या कारण हो सकता है? इसके लिए एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. एक बहुत सिंपल सी बात है. जैसे सब जानते हैं कि टोबैको या सिगरेट जो मार्केट में मिलता है दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ. और टोबैको के पैकेट पे, सिगरेट की पैकेट पे बड़ा बड़ा लिखा होता है दैट इट कॉजेस कैंसर एंड इट इज इंजूरियस टू हेल्थ. बट स्टिल लोग टोबैको भी कंज्यूम करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें इमीडिएटली अपने हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट उस सिगरेट का या टोबैको का नहीं दिखता है. अगर ऐसा हो जाए, अगर कोई सिस्टम भगवान ऐसा बना दें कि जैसे ही आपने एक सिगरेट स्मोक किया या टोबैको लिया, च्यू किया, तो आपके हाथ में एक रेड मैसेज पॉपअप होने लगे कि यू हैव जस्ट रिड्यूस्ड योर लाइफ बाय 10 सेकेंड्स. आप अपना जीवन के 10 सेकेंड खो दिए हैं. और जितनी बार आप एक सिगरेट स्मोक कर रहे हैं ऐसे मैसेज आपके पास आते रहे, तब आपके दिमाग में एक अलार्म जगेगा कि नहीं, ये तो बहुत बुरी चीज हो रही है मेरे हेल्थ के साथ. तो इस टाइप का अगर इमीडिएट इम्पैक्ट किसी चीज का दिखने लगे तो आदमी डर के और आदमी सतर्क होके फोकस करने लगता है. यही प्रिपरेशन में भी होता है.
इतना लंबा समय होता है, हमें लगता है अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हमें अभी प्रिपेयर करें, अगले साल देना है प्रीलिम्स, या 2 साल बाद देना है, 4 साल बाद एग्जाम है, अभी से हम क्यों इतना। लेकिन अगर आप जब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई चैटिंग कर रहे हैं, आप खड़े होकर दोस्तों से बात कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको उस समय नहीं रियलाइज हो रहा है कि आपका टाइम जा रहा है, बट एग्जाम के दिन आपको रियलाइज होता है कि मेरा काफी टाइम निकल गया और पूरा टाइम इसी में निकल गया। अगर जिस समय आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, उसी समय आपको कोई बता दे कि प्रीलिम्स के तुम्हारे 5 नंबर कम हो गए या मेंस के तुम्हारे 10 मार्क्स कम हो गए, तब आपको लगेगा कि नहीं, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं और गलत कर रहा हूं। तो इसीलिए कई बार हम फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखता है फोकस अपना टाइम वेस्ट करने का। तो फोकस में बहुत जरूरी है कि हम जो भी कर रहे हों पूरे प्रिपरेशन टाइम में, हम वॉचफुल रहें कि इसका इम्पैक्ट मेरे एग्जाम के प्रिपरेशन में, जर्नी में क्या होगा। एक और चीज है फोकस के बारे में कि हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अवॉइड करना चाहिए। इसमें कहा गया है दैट चूज योर एडवाइजर्स वेरी वेरी केयरफुली। अपने दोस्तों को, अपने एडवाइजर्स को जिनसे आप राय लेते हैं, चूज देम वेरी केयरफुली, कि कई बार हम लोग सराउंड हो जाते हैं विद पीपल ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, एंड उससे हमारा जो मोटिवेशन लेवल है, जो हमारी पॉजिटिविटी है, वो बहुत नीचे हो जाती है। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। एक स्टोरी है टाइनी फ्रॉग की स्टोरी। इसमें एक बार क्या होता है कि कुछ बड़े फ्रॉग्स होते हैं, कुछ छोटे फ्रॉग्स होते हैं, और जो बड़े फ्रॉग्स, स्ट्रॉन्ग फ्रॉग्स होते हैं, वो हमेशा टाइनी फ्रॉग्स को बुली करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, यू पीपल आर नो पोटेंशियल टू डू एनीथिंग, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और छोटे फ्रॉग्स हमेशा उनसे बुली होते रहते हैं। एक बार सारे छोटे फ्रॉग्स ने सोचा कि हम एक रेस ऑर्गेनाइज करेंगे और हम आपस में रेस करेंगे और देखते हैं कौन जीतता है। तो बड़े फ्रॉग्स को बहुत बुरा लगा, उनके ईगो पे बात आ गई, और उन्होंने फिर छोटे फ्रॉग्स को बोला कि हम भी अब देखते हैं कि कैसे रेस करेंगे और कैसे जीतेंगे। तो जब रेस स्टार्ट हुई, तब बड़े फ्रॉग्स ने बुली करना शुरू कर दिया और छोटे फ्रॉग्स को बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम लोग के बस की बात नहीं है, रेस से ऑप्ट आउट कर जाओ, रेस से बाहर निकल जाओ। और धीरे धीरे सारे छोटे छोटे फ्रॉग्स उनके इन्फ्लुएंस में आके, उनकी बातें सुन के बाहर निकलते गए। But there was one tiny frog who did not listen to them and who ultimately completed and won the race. तो बाद में पूछा गया, बड़े फ्रॉग्स ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ दैट वो हमारी बात से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, एंड इट वॉज फाउंड आउट दैट दैट टाइनी फ्रॉग हु वॉज द विनर वॉज एक्चुअली डेफ। मतलब वो बहरा था, वो सुन ही नहीं सकता था, इसलिए वो कोई बात सुन ही नहीं पा रहा था जब ये बड़े फ्रॉग्स बोल रहे थे, बुली कर रहे थे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में कई बार जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए या और भी किसी एग्जाम के लिए, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें पहले से ही डिमोटिवेट कर देते हैं कि तुमने आज तक ऐसा क्या अचीव कर लिया कि तुम कर लोगे, या तुम में वो पोटेंशियल ही नहीं है, तुम में वो बात ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से को दूर रखना चाहिए अपने प्रिपरेशन जर्नी के टाइम, ताकि हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचे रहें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएं। तो बहुत जरूरी है कि आप ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए जो आपको पॉजिटिविटी दे, आपके घर में आपको पॉजिटिविटी मिले रादर देन नेगेटिविटी। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फोकस इज मोटिवेशन। यूपीएससी प्रिपरेशन इतना लंबा समय होता है और आपके दिमाग में आता है कि इसमें लाखों एस्पिरेंट्स बैठ रहे हैं और लाखों में मैं कैसे फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाऊंगा या लाऊंगी। तो उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोटिवेशन सबसे, दो तरह की मोटिवेशन होती है, आउटसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड। आउटसाइड मोटिवेशन, आपने यूट्यूब में कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस देखे, कुछ अच्छी किताबें पढ़ी, किसी से अच्छी बातें कहीं, तो आपको एक आउटर मोटिवेशन मिलता है। बट मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल इज योर इनर मोटिवेशन, जो आपको अंदर से, अपने अंदर से एक आवाज आती है, यस आई एम मोटिवेटेड एंड आई विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। जैसे जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने अपने स्टडी टेबल के आगे एक शीट लगाई हुई थी जिसमें मैंने लिखा हुआ था, आई वॉन्ट माई नेम इन द फाइनल IAS लिस्ट। और वो जब भी मैं देखती थी मुझे अपना ही रेजोल्यूशन याद आता था कि मुझे ये करना है। दिस इज वॉट वी कॉल द पावर ऑफ ग्रिट। ग्रिट मीन्स योर रिजॉल्व, योर रेजोल्यूशन टू डू समथिंग। और इस पे अगेन एक बहुत अच्छी स्टोरी है बॉक्सर की। एक बॉक्सर था, उसको चैलेंज मिला था एक हैवी वेट टाइटल से, और कि तुम्हें ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतना है। तो जब भी वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता था, वो सोचता था कि इस समय मेरा ओपोनेंट क्या कर रहा होगा। तो वो इमेजिन करता था कि इस समय मेरा ओपोनेंट प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो वो और अच्छे से प्रैक्टिस करने लगता था। फिर 1-1.5 घंटे बाद प्रैक्टिस के, 2 घंटे बाद वो सोचता था इस समय मेरा ओपोनेंट क्या कर रहा होगा। फिर उसे लगता था अब वो शावर ले रहा होगा, रेस्ट कर रहा होगा।
तब वो और तेजी से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था कि अब वो शावर ले रहा है तो ये टाइम है मेरा उससे आगे निकलने का। इसी तरह जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमें सोचना चाहिए कि हमारे क्लास में, हमारे कॉलेज में, हमारे हॉस्टल में, हमारे पूरे शहर में, स्टेट में, पूरे इंडिया में लाखों लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब हम मे बी हमारा पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, तब भी हमारा ओपोनेंट वो पढ़ाई कर रहा है और वो एज गेन कर रहा है और वो हमसे आगे निकल रहा है। तो इसलिए जब भी हम डिमोटिवेटेड फील करें, हमें वी शुड विजुअलाइज आवर ओपोनेंट, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, और उससे हमें एक इनर मोटिवेशन मिल जाती है। सो आई थिंक मयूरी, योर क्वेश्चन ऑफ हाउ टू बी फोकस्ड was covered in this answer. बहुत जरूरी है to stay motivated, to stay positive and to think of the immediate impact that your actions might be creating. अगला क्वेश्चन रिनाल ने पूछा है, बीटेक सी थर्ड ईयर। आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट हाउ टू फाइंड इफ आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड वॉट शुड बी माई अप्रोच टुवर्ड्स मेन्स आंसर राइटिंग एंड हाउ टू इवेलुएट देम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मृणाल ने, क्योंकि हाउ टू फाइंड इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ये मेरे साथ भी होता था कि प्रिपेयर तो कर रहे हैं बट कोई गाइड करने वाला नहीं है। स्पेशली अगर आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है, आपके कोई ऐसे सीनियर्स नहीं है जिन्होंने एग्जाम निकाला है, तो आपको कौन बताएगा कि आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। इसके लिए बेस्ट सोर्स मुझे पर्सनली जो लगा था वो था इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, मॉडल आंसर्स आते हैं, और वो आपको स्ट्रैटेजी भी बताते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मैं सब्सिक्वेंटली और क्वेश्चंस में उन वेबसाइट्स का नाम आपसे डिस्कस करूंगी जो मैंने फॉलो किया था। तो उसमें आप जब भी ऐसे वेबसाइट से क्वेश्चंस फॉलो करते हैं, आप आंसर्स लिखिए, उन मॉडल आंसर्स से मैच करने की कोशिश करिए, और आप देखिए कि मेरी थिंकिंग यूपीएससी के डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट पॉसिबल है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस आप दीजिए। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप देंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा आपको समझ आएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं। तो मॉक टेस्ट एंड डेली आंसर राइटिंग, इन्हीं दोनों चीजों से आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रैक सही है या नहीं। एंड फिर आपने पूछा है अप्रोच फॉर मेंस आंसर राइटिंग एंड हाउ टू इवेलुएट देम। नाउ आप सब लोग जानते हैं कि ये एग्जाम 3 चरण में है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और मेंस इसका सबसे एग्जॉस्टिव एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वही आपकी रैंक बनाता है फाइनल लिस्ट में। प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि प्रीलिम्स आपके मार्क्स कितने आए, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई इट। बट मेंस में जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं उसी से आपकी रैंक बनती है, मेंस एंड इंटरव्यू मिला के। तो मेंस के आंसर राइटिंग में आपको सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए। और मेरी जो स्ट्रैटेजी थी टुवर्ड्स आंसर राइटिंग वो ये थी कि मैं हर दिन आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर, जैसे मैंने द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया, उसका कोशिश करती थी कि जो इनसाइट्स ऑन इंडिया या isbaba.com या अनअकैडमी, ऐसे जो तमाम वेबसाइट्स में डेली क्वेश्चंस आते हैं, इवन फोरम IAS, उसमें से 3-4 क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करूं उनके आंसर्स, और वो आंसर्स लिख के मैं मॉडल आंसर से मैच करती थी। शुरू में तो बिल्कुल समझ नहीं आता था कि मैं अच्छे आंसर्स लिख रही हूँ नहीं, इनफैक्ट बहुत बुरे आंसर्स होते थे क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, कोई कंटेंट नहीं होता था। बट विथ टाइम, 3-4 महीने के टाइम में मैंने देखा कि मेरी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो रही है। तो मेंस आंसर राइटिंग का अप्रोच होता है डेली प्रैक्टिस। आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में पढ़िए, आप अपना आंसर राइटिंग वेबसाइट से फॉलो करिए, और एक और चीज आप कर सकते हैं कि जो NCERTs के चैप्टर्स के पीछे आंसर्स दिए रहते हैं उसको आप पढ़िए और उसको आप आंसर लिखने की कोशिश करिए, उससे भी आंसर राइटिंग इंप्रूव होती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के, उसके आंसर्स लिखने की कोशिश करिए, इन सबसे आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। एक आगे क्वेश्चन और आया है इसमें, उसमें मैं बताऊंगी कि जनरल आंसर में मैं क्या क्या चीजें ध्यान रखती थी, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए एक जनरल आंसर का मेंस में, और उसको आप कैसे बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो एक आगे क्वेश्चन में एड्रेस हो जाएगा। हाउ टू इवेलुएट योर आंसर, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपका एक फ्रेंड सर्कल है, एक छोटा सा स्टडी सर्कल है 3-4 लोगों का, तो उसमें आप आपस में डिस्कस करके एक दूसरे का इवेलुएट कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो आप अपने वहां टीचर से इवेलुएट करा सकते हैं, नहीं तो जैसे मैं करती थी ऑनलाइन जो मॉडल आंसर्स आते हैं आप उससे खुद इवेलुएट करिए। सेल्फ इवेलुएशन इज द बेस्ट इवेलुएशन। आप उसमें देखिए क्या की पॉइंट्स हैं, आपके कौन से की पॉइंट्स मिस हो रहे हैं, और आप उससे मैच करके अपने आंसर्स को देख सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो ये आंसर कर देता है। देन अभिषेक त्रिपाठी ने पूछा है कि एज बीटेक कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेजुएट आई एम लेफ्ट
with few choices for optional. Which optional will be the best for me so that it overlaps with GS? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभिषेक ने पूछा है अबाउट हाउ टू चूज योर ऑप्शनल. नाउ कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के. ठीक है, हाउ टू चूज योर ऑप्शनल. नाउ choosing your optional is a very critical and a very deciding factor. क्योंकि होता क्या है कि जीएस में मोर और लेस लोगों के ऑलमोस्ट सेम मार्क्स आते हैं, बट ऑप्शनल एक ऐसी चीज है जिससे आपकी रैंक एक्चुअली में बहुत जंप कर सकती है. ऑप्शनल से आप या तो टॉप 10 टॉप 100 में आ सकते हो और या तो आप लिस्ट के बाहर भी जा सकते हो. इसीलिए आपको ऑप्शनल चूज करने में बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, बहुत पेशेंस लगाना चाहिए, ताकि आपने एक बार अगर ऑप्शनल चूज कर लिया तो फिर आपको दोबारा रिग्रेट ना करना पड़े और बार बार अगर और अटेम्प्ट देने पड़ रहे हैं तो ऑप्शनल आपको चेंज ना करना पड़े. तो मैंने 2-3 चीजें रखी थी वाइल चूजिंग एन ऑप्शनल. आई वॉज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 साल बीटेक पढ़ा था. दैट वॉज अ वेरी ऑब्वियस चॉइस फॉर मी एज एन ऑप्शनल, बट फिर भी मैंने ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं लिया. और इसका प्राइमरी कारण ये था कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और उसमें मैंने देखा कि काफी क्वेश्चंस एमटेक लेवल तक के आ रहे हैं और वो मुझे नहीं सॉल्व हो रहे थे, बिकॉज बीटेक में हम लोग एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं. प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत वास्ट था और कहीं से भी वो जीएस में हेल्प नहीं कर रहा था. जीएस का सिलेबस अपने आप में ही बहुत वास्ट था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत वास्ट था. तो मुझे लगा जितना मेरा 1-1.5 साल का लिमिटेड टाइम है उसमें मैं दोनों चीजें अच्छे से कवर नहीं कर पाऊंगी. इसलिए मैंने अपना टेक्निकल सब्जेक्ट छोड़ के एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लिया और मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल चुना. अब ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों चुना आउट ऑफ सो मेनी अदर ऑप्शंस दैट आई हैड? उसका रीजन ये था कि एक तो ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट था शुरू से. क्लास 10th तक मुझे ज्योग्राफी अच्छी लगती थी. थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है, उसमें स्कोप होता है मैप्स बनाने का, डायग्राम्स बनाने का. नंबर 1. नंबर 2, काफी अवेलेबिलिटी थी कोचिंग मटेरियल की, बुक्स की, यूट्यूब टॉपर्स की, जिससे मुझे गाइडेंस मिल सकती थी ऑन हाउ टू प्रिपेयर. एंड नंबर 3, ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स मुझे जीएस में हेल्प करते थे. जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 में बहुत ज्यादा टॉपिक्स थे जो ज्योग्राफी से ओवरलैप कर रहे थे, तो मैंने ज्योग्राफी लिया. इसी तरह आप अपना इंटरेस्ट देख के, अवेलेबिलिटी मटेरियल और जीएस में आपको कितना हेल्प कर सकता है वो टॉपिक, आप अपना ऑप्शनल ले सकते हैं. बट इट इज नॉट टू से कि आप अपना ग्रेजुएशन का ऑप्शनल नहीं ले सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आप टेक्निकली अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, फिजिक्स है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तो और आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है, आप टाइम मैनेज कर सकते हो, तो इंजीनियरिंग और उन सब टेक्निकल सब्जेक्ट से भी बहुत अच्छे स्कोर्स आते हैं. बट मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल चॉइस था ज्योग्राफी, बट दिस विल बी अगेन डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ यू. अगला क्वेश्चन नीलेश तिवारी ने पूछा है, मैम प्लीज टेल मी अबाउट द IS बाबा प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स like Babapedia, ILP, and what about other online platforms like Insights on India? Which one is better and in which respect? Is it useful to undertake daily means answer writing practice? If yes, which platform? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मेरी पर्सनली जो प्रिपरेशन थी वो काफी कुछ इंटरनेट वेबसाइट्स पे ही बेस्ड थी. तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में लेके आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कौन कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट्स थी और मैंने क्या क्या कौन सी वेबसाइट से रेफर किया. आई जस्ट वॉन्टेड टू कंफर्म विथ ऑल ऑफ यू कि ये ऑडियो और वीडियो ठीक आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है ऑडियो में आप लोगों को? सौरभ, अगर आप कमेंट करके मुझे बता पाए कि ऑडियो ठीक है, क्योंकि आई थिंक कुछ लोग ऑडियो में इश्यूज बता रहे हैं. वन सेकेंड. ओके, ओके, इश्यूज नहीं है, ठीक है, थैंक यू. तो नीलेश तिवारी का क्वेश्चन लोग देख रहे थे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको डिटेल में थोड़ा डील करना चाहती हूँ बिकॉज ये इंटरनेट से मुझे बहुत हेल्प मिली थी अपने प्रिपरेशन जर्नी में.
जब आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं या जब आपको आइडिया, व्हेन यू आर अ नोविस इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज, व्हेन यू डोंट नो कि कैसे कहाँ से शुरू करना है, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया था इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इन माई प्रिपरेशन जर्नी। फॉर एग्जाम्पल जैसे IS बाबा का मैंने जो 2-3 वेबसाइट्स फॉलो की थी, मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया फॉलो किया था। इनसाइट्स ऑन इंडिया से मैं डेली जो करंट अफेयर्स के क्विज आते हैं वो सॉल्व किया करती थी और डेली आंसर राइटिंग के जो 10-11 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 4-5 क्वेश्चन डेली लिखने की कोशिश करती थी। इसके अलावा इनसाइट्स पे डेली माइंड मैप्स आते हैं और करंट अफेयर्स की समरी आती है, वो भी मैं पढ़ के फॉलो करके रिवाइज किया करती थी। मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल लगा था। IS बाबा के माइंड मैप्स बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे ILP के बारे में पूछा है, ILP मैंने ज्वाइन किया था और उससे फायदा ये मिला था कि मैं जो मॉक्स देती थी, ILP में बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, वीकली मॉक, मंथली मॉक, तो जितने आप टेस्ट देंगे उतना आपका ब्रेन और माइंड कंडीशन होगा टुवर्ड्स दिस एग्जाम। इसीलिए मैंने ILP ज्वाइन करके देखा था कि मॉक से काफी फायदा मिल रहा है, कुछ माइंड मैप्स बहुत अच्छे थे तो मैंने उसको फॉलो किया था। एक दो और वेबसाइट्स थी, फोरम IS, अन अकेडमी और सिविल्स डेली, जिनसे मैं क्विजेस वगैरह और डेली करंट अफेयर्स के वीडियो वगैरह फॉलो कर लिया करती थी। अब इंटरनेट पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि मुझे कौन से वेबसाइट से क्या चीज अच्छी लग रही है और फिर आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इनसाइट से मैं करंट अफेयर्स कर लिया करूंगी और IS बाबा से मैं माइंड मैप देख लूंगी, फोरम IS से मैं डेली आंसर राइटिंग कर लूंगी। तो जिस चीज का आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है और जो अच्छा लग रहा है उससे आप वो फॉलो करिए, क्योंकि कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज इंटरनेट पे भी देर इज एक्सेस, देर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज। सो ट्राई टू बी सिलेक्टिव एंड ट्राई टू फॉलो द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। और एक बार आपने वेबसाइट्स चूज कर ली, फिर इन्हें रिलीजियसली एंड ऑनेस्टली फॉलो इट डेली। एंड द सेकंड क्वेश्चन, येस इट इज यूजफुल टू डू डेली मीन्स आंसर राइटिंग, एंड मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया का जैसे मैंने बताया मैं उससे डेली आंसर राइटिंग करा करती थी। दिव्यांशी त्रिपाठी ने पूछा है, काइंडली सजेस्ट सम मेथड फॉर टाइम एफिशिएंट यूज और फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ करंट अफेयर्स अलोंग विद स्टैटिक पार्ट, कैन वी रिप्लेस डेली न्यूज़पेपर रीडिंग विद इनसाइट्स? A very important question that Divyanshi has asked, because time management is the key to success in civil services. There are a lot of things to read, there are a lot of things to cover, and if you try to cover everything under the sky, अगर आप हर टॉपिक पे PhD करने बैठ गए तो आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होने वाला। तो टाइम मैनेज करके और अपनी बुक लिस्ट को सिलेक्टिव बना के ही आप अपना वो खत्म कर सकते हैं सिलेबस टाइमली, और एग्जाम के लिए एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने सब कुछ A to Z प्रिपेयर कर लिया। इवन जब मैं एग्जाम देने बैठी थी 2016 में, आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं प्रीलिम्स दूं या ना दूं। इट वॉज माई मदर हु मोटिवेटेड मी कि नहीं, प्रीलिम्स देना चाहिए। मुझे लग रहा था मैं एक साल ड्रॉप करूं क्योंकि मुझे लगा था कि सब कुछ कवर नहीं हुआ है, बट देन आई रियलाइज कि इतना वास्ट सिलेबस है कि सब कुछ कवर हो भी नहीं सकता है। आप इतना एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हो कि ठीक है, आपने सिलेबस का हर टॉपिक एक एक बार देख लिया है, आपने करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर रीडिंग किया है, तो आप एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हो। बट इट इज नेवर पॉसिबल टू कवर द एंटायर थिंग। और आप जानते हो 50% 60% पे UPSC का टॉपर बन जाता है इंसान। तो हर कुछ कवर करने के चक्कर में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। एडिक्वेटली हर चीज कवर हो जाए उतना बहुत है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक टाइम शेड्यूल बताती हूँ। द हिंदू पढ़ना शुरू किया था मैंने, तो इनिशियली तो 3-4 घंटे लगते थे पढ़ने में क्योंकि कुछ समझ नहीं आता था। बट विद टाइम जब धीरे धीरे इश्यूज और टॉपिक समझ आने लगे, एनालिसिस पावर थोड़ी डेवलप हुई, तो 1.5 घंटे में, कई बार 2 घंटे में न्यूज़पेपर कवर हो जाता था। तो डेली सपोज आपने 2 घंटे न्यूज़पेपर को मैंने दे दिए। फिर लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी पे कुछ अच्छे डिस्कशंस आते हैं। राज्यसभा टीवी पे द बिग पिक्चर आता है, लोकसभा टीवी पे इनसाइट्स आता है, इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ प्रोग्राम्स आते हैं। उसके लिए आपने आधे 1 घंटे निकाल लिए दिन भर में। जो आप ऑनलाइन देखते हैं उसके लिए सपोज आपने 2 घंटे या 3 घंटे निकाल लिए। NCERTs के लिए 2 घंटे निकाल लिए, अपने ऑप्शनल के लिए 1 घंटे निकाल लिया। तो ऐसे 6-7 घंटे का डेली अगर आपका स्टडी शेड्यूल है और वो आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। सिंस वी आर नेवर क्लियर कि UPSC करंट ज्यादा पूछेगा कि स्टैटिक ज्यादा पूछेगा, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप दोनों से एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड रहो और दोनों चीजें अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। स्टैटिक के लिए बेस्ट सोर्सेज होते हैं NCERTs, एंड करंट के लिए बेस्ट सोर्सेज होते हैं न्यूज़पेपर एंड कोई भी एक अच्छी करंट अफेयर्स मैगजीन। तो इन दोनों चीजों से आप अपना दोनों पोर्शन कंप्लीट करिए और दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए।
सुजीत फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने पूछा है कि हाउ द एनसीईआरटीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मेरा पर्सनली मानना है सुजीत कि एनसीईआरटीज ही बेसिस थी मेरी प्रिपरेशन की, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एडवांस बुक्स नहीं पढ़ी थी। मैंने एनसीईआरटी ही फॉलो किया था और एनसीईआरटी को अपना बेसिक बुक बनाया था। अब इसमें क्वेश्चन आता है ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें और नोट्स बनाएं कि ना बनाएं, ये सब चीज़ें। मैंने क्लास 6 से 10 तक की नई एनसीईआरटीज पढ़ी थी सारी, 2 बार हर सब्जेक्ट की, एंड 11th एंड 12th की ओल्ड एंड न्यू दोनों एनसीईआरटीज पढ़ी थी, सिर्फ ह्यूमैनिटीज की, क्योंकि 11th और 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो बेसिक साइंस नहीं पूछते हैं इतना टेक्निकल, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट्स आप 11th-12th के एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं और मेरे जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, जितने मेरे फाउंडेशन बना है, मेरे आंसर राइटिंग का मेन पार्ट हमेशा एनसीईआरटी से ही रहता था। तो इसीलिए एनसीईआरटी जरूर आप अपना बेसिक मैंने अपना बेसिक बुक्स बनाई थी और उससे मैं नोट्स नहीं बनाती थी। मैंने 2 बार रीडिंग की थी प्रॉपर और तीसरी बार मैंने उसी में अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली थी, और हाईलाइट करने के बाद जब भी मुझे कुछ नया न्यूज़पेपर में उस टॉपिक से रिलेटेड मिलता था तो मैं एनसीईआरटी में एक पेज चिपका के वहीं पे लिख लेती थी। एनसीईआरटीज वर द बेसिक फाउंडेशन फॉर माई प्रिपरेशन। अगला क्वेश्चन ऑप्शनल का है। कुलदीप ने पूछा है कि आपने इलेक्ट्रिकल ना लेके कोई और क्यों लिया। तो अगेन आई हैव एड्रेस दिस क्वेश्चन कि ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए। देन आलोक यादव ने पूछा है हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर जीएस एंड ऑप्शनल। अगेन मैंने बता दिया है, मैं नोट्स एज सच नहीं बनाती थी, मैं रीडिंग करके बुक में ही अंडरलाइन हाईलाइट कर लेती थी और वहीं पे कोई शीट लगा लेती थी अगर कोई करंट अफेयर्स का डेवलपमेंट हुआ है। देन यूपीएससी प्रिपरेशन, शिवम जायसवाल ने पूछा है कि हाउ टू मैनेज प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन। अगेन जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे प्लीज इग्नोर मत करिएगा। वो इंटरव्यू में भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस आपका एक बैकअप ऑप्शन के लिए ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन जो इंजीनियरिंग में एक बेसिक टाइम आपको देना चाहिए वो दीजिए, बट आप सब इंजीनियर्स हैं, सब बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, सब जानते हैं कि हमारे पास काफ़ी टाइम रहता है वीकेंड्स पे, और हम लोग सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम्स के पहले ही पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग में। तो जो बाकी टाइम हम लोग थोड़ा इधर उधर वेस्ट करते हैं कॉलेज में, उस टाइम को यूटिलाइज करके हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन में लगा सकते हैं और तब हम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द 4 years ऑफ प्रिपरेशन अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग की एक हैबिट डेवलप कर लें, अपनी एनसीईआरटी की 1 से 2 रीडिंग खत्म कर लें, और अगर आपने ऑप्शनल चूज कर लिया है और तो ऑप्शनल की भी कुछ तैयारी कर लें, तो एक अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाता है 2-3 साल में। एंड देन फाइनल ईयर के बाद मैंने तो 1 साल का पूरा टाइम और लिया था फॉर प्रिपरेशन। अगर आप चाहें तो 1 साल पूरा ले सकते हैं या जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने 4 साल एडिक्वेटली प्रिपेयर किया है तो आप सीधे ग्रेजुएशन के बाद भी यूपीएससी दे सकते हैं। अंकित सिंह ने पूछा है कि हाउ शुड वन प्रिपेयर करंट अफेयर्स एंड कितने महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। वेल अंकित, इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है कि कितने महीने या कितने टाइम का, बट आइडियली 1 से 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए, 1 साल पहले के डेवलपमेंट्स, और उतना मोर देन सफिशिएंट होता है अगर आपने 1 साल का करंट अफेयर्स फॉलो कर लिया है। और करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें मैं बता चुकी हूँ। न्यूज़पेपर रीडिंग, मैं द हिंदू पढ़ती थी और इंडियन एक्सप्रेस से एक्सप्लेन पढ़ती थी, फिर डेली में अनअकैडमी का एक छोटा सा वीडियो देख लेती थी, मैं इन साइट्स पे करंट अफेयर्स की क्विज प्रैक्टिस कर लेती थी, और एक करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन मैंने विजन की फॉलो की थी, विजन और दृष्टि भी अच्छी थी, आप फॉलो कर सकते हैं। मंथली एक मैगजीन पढ़िए और उसको रिवाइज करिए, ऐसे करंट अफेयर्स कवर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्रखर त्रिपाठी ने पूछा है ऑन हाउ टू चूज लैंग्वेज फॉर राइटिंग मेंस एग्जाम। व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल? Does the presentation of answer matter in mains exam, and what is the optimum time? Now पहला क्वेश्चन हाउ टू चूज लैंग्वेज फॉर मेंस एग्जाम, तो टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं देन इंग्लिश मीडियम वुड बी एन ऑब्वियस चॉइस, अदरवाइज हिंदी मीडियम। बट आप जिसमें कंफर्टेबली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, उसमें ही आप एग्जाम दीजिए मेंस का। मैथमेटिक्स इज एन ऑप्शनल। अगेन मैथमेटिक्स इज वेरी स्कोरिंग। आप जानते हैं कि स्केलिंग होती है यूपीएससी में, तो मैथमेटिक्स बीइंग अ साइंटिफिक एंड टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग होता है, लेकिन एक्सट्रीम्स में होता है, या तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे या तो आप बहुत बुरा स्कोर करेंगे। तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, आपको लग रहा है कि आप मैनेज कर सकते हैं जीएस के साथ, इट्स अ गुड ऑप्शनल, गो फॉर इट। Then does the presentation, now presentation of answers, yes it does matter a lot,
मतलब जैसे मैंने बोला था कि मैं आंसर राइटिंग कवर करूंगी, मैं अपने मेंस के आंसर में एक जनरल स्ट्रक्चर फॉलो करती थी, जिसमें आपको हर आंसर 200 वर्ड्स में लगभग लिखना होता है। 3 घंटे का टाइम होता है, 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं हर जीएस के पेपर में। तो मैंने जो जनरल स्ट्रक्चर फॉलो किया था वो था इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का। आप कोई भी क्वेश्चन आए यूपीएससी का, उसके साथ एक टेल क्वेश्चन जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकली कॉमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, इवेल्युएट, इल्यूसिडेट। तो वो टेल क्वेश्चन का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट से आप मतलब देख लीजिए कि वो टेल, इंटरनेट पे एक विजन की आई थिंक वेबसाइट पे एक शीट दी हुई है जिसमें वो हर टेल क्वेश्चन का मतलब है। और फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकली एनालाइज है, तो आप पहले एक इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़े लाइंस का। मैं ऐसे करती थी, मैंने इंट्रोडक्शन दिया जिसमें मैंने बैकग्राउंड दे दिया उस टॉपिक का, फिर बॉडी में मैं पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करती थी, पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स। इस क्रिटिकल है मतलब आपको दोनों चीजें बतानी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड देन इन द कंक्लूजन आप थोड़ा पॉजिटिव लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन दीजिए, जिसमें आपने जो नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं उसको कैसे आपके अपने आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज क्या है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी कोरोना चल रहा है, सो कोविड में अगर कोई क्वेश्चन आता है इन यूपीएससी, सो फॉर एग्जाम्पल हाउ फार डू यू थिंक इंडिया इज मैनेजिंग द कोविड क्राइसिस पैंडेमिक। तो इसमें यू हैव टू टेल कि इंडिया ने क्या क्या अच्छी चीजें की हैं, टाइमली लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। देन यू ऑल्सो हैव टू टेल कि क्या क्या हमारे लूप होल्स रह गए होंगे। मे बी हमने अच्छे से अपना लेबर इशू मैनेज नहीं किया, माइग्रेशन इशू मैनेज नहीं किया, हमारे मे बी इंफ्रास्ट्रक्चरल हम लोगों ने उतना प्लानिंग नहीं की। एंड देन इन द कंक्लूजन आप हमेशा बताइए कि जो हमारे नेगेटिव्स रह गए हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कल को आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। जब आप आईएएस ऑफिसर की चेयर पे बैठोगे तो आपको डिसीजंस लेने होंगे, आपको एक अपना निर्णय देना होगा। एंड जब आप अपना डिसीजन दोगे यू हैव टू अप्लाई योर जुडिशियस माइंड। तो इसीलिए बहुत जरूरी है दैट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन rather देन बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो कंक्लूजन में हमेशा सोल्यूशंस दीजिए, पॉजिटिव रहिए, बैलेंस्ड ओपिनियन दीजिए। एंड हर आंसर में कोशिश करिए कि आप कहीं पे डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, ग्राफ्स ये सब बना दें ताकि आपका आंसर बाकी क्राउड से डिफरेंट हो जाए। तो ये एक मेरा जनरल तरीका था आंसर राइटिंग का। आई थिंक आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अभिषेक पांडे ने पूछा है कि मैम करेंटली आई एम परसुइंग बीटेक but I don't want to go into the technical field. I want to go to civil services since I'm unable to manage time due to high pressure of college. So provide some tips. Again I said college, engineering college में there is a lot of time. हम time काफी इधर उधर waste करते हैं and we all know that. तो हमें time manage खुद ही करना पड़ेगा। जो college studies के साथ साथ हमें अपना time निकालना पड़ेगा for newspaper and NCRTs. एंड वो टाइम जब तक हम लोग सेग्रीगेट नहीं करेंगे, टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, तब तक हमें हमेशा लगेगा कि टाइम कम है। बट काफी लोग कॉलेज के साथ अच्छे से प्रिपेयर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालते हैं। सो इफ अदर पीपल कैन डू इट, यू ऑल्सो कैन डू इट। यू हैव द पोटेंशियल, you just have to decide how to use your potential. So try to make a timetable अपने college studies और college schedule के साथ and you of course can do it. सुधांशु ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा है विच वी डिस्कस्ड। मैत्रेय उपाध्याय ने पूछा है कि व्हाट इज, बहुत सारे सोर्सेज हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेज, व्हाट इज दैट वन फैक्टर दैट क्रिएट्स difference between the IAS and not selected ones, because everyone who prepares puts in a lot of effort. Very rightly said Maitre. इस एग्जाम में I always try to tell the aspirants कि you should always know what not to read rather than what to read. इतने अमटीन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, कोचिंग मटेरियल हैं, ऑनलाइन साइट्स हैं कि हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी कोचिंग जाएं, कौन सी करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ें, क्रॉनिकल, दृष्टि, बहुत सारी हैं। मतलब देर आर अमटीन नंबर। और मैं भी, मेरे साथ भी ये गलती हुई थी कि मैं बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी मैगजीन्स ला के, प्रतियोगिता दर्पण ला के रख लेती थी एंड पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि ह्यूमनली इट इज इम्पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग। सो हैव अ सिलेक्टिव बुक लिस्ट। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। नंबर 1 इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। वो हमेशा आपके टेबल पे होना चाहिए और उसे आपको, मैं हर दिन उसे पढ़ती थी क्योंकि सिलेबस से आपको क्लियर होता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। न्यूज़पेपर में भी आपको समझ आता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है अगर आपको सिलेबस अच्छे से दिमाग में बैठा है। नंबर 2 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पेपर्स, पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो भी आपको एक आइडिया देता है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रखिए अपने बुक पे, पिछले 10 साल 20 साल के। एंड नंबर 3 इज द न्यूज़पेपर।
एंड नंबर 4 इज एनसीईआरटी। तो ये 4 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी हैं। इसके अलावा बाकी चीजें जो होती हैं वो यू कैन स्किप और अपने हिसाब से आप देख लो एडवांस बुक कौन सी पढ़नी कौन सी नहीं पढ़नी। बट ये 4 चीजें मुझे पर्सनली लगा था बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके स्टडी टेबल पे होना ही चाहिए। फिर किसी ने पूछा है, जगजीत सिंह ने पूछा है, बुक्स एंड स्टडी मटेरियल फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये काफी एग्जॉस्टिव है। मैंने आपको एनसीईआरटीज बता दिया है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि मैंने इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो की थी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। मतलब जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने अलग से प्रीलिम्स या अलग से मेंस की प्रिपरेशन नहीं की थी। आई फॉलोड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। आप एक काम कर सकते हैं कि आप टॉपिक्स क्लब कर लीजिए ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड पहले जो टॉपिक्स कॉमन हैं दोनों में सिलेबस में वो आप कवर कर लो। फिर आप मेंस के टॉपिक मैंने कवर कर लिए थे और फिर प्रीलिम्स के 1-1.5 महीने पहले मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के टॉपिक्स पढ़े थे। तो इस तरह से मैंने अपना सिलेबस खत्म किया था। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है बुक लिस्ट क्या फॉलो करें। तो जैसा मैंने बताया मैंने बहुत बुक्स नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ी थी और 2-4 एडवांस्ड बुक्स पढ़ी थी जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ कि मेरी बुक लिस्ट क्या थी। एनसीईआरटी सारी 6 से 10th एंड 11th-12th की ह्यूमैनिटीज की कवर कर चुके हैं हम लोग एनसीईआरटी का पॉइंट। फिर प्रीलिम्स में तो एज सच जो टॉपिक्स होते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। मेंस में पहले कवर कर लेते हैं। जीएस पेपर 1 में मैंने बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ी थी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और उससे शॉर्ट नोट्स बुक में ही बना लिए थे। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है, आप वो फॉलो कर सकते हैं, और एक सीसीआरटी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आप वो फॉलो कर सकते हैं। सोशियोलॉजी जो पेपर 1 का ही टॉपिक है, सोशल इशूज, उसके लिए एनसीईआरटी सोशियोलॉजी सफिशिएंट है। और ज्योग्राफी पेपर 1 में वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज एक टॉपिक है, उसके लिए मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो वहां से कवर हो गया था। जीएस पेपर 1 काफी कुछ स्टैटिक होता है। नाउ जीएस पेपर 2 काफी करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, और करंट अफेयर्स बेस्ड होने की वजह से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अपना न्यूज़पेपर बेसिस बनाया था, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। और मैंने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उससे प्री भी कवर हो गया था और काफी कुछ मीन्स भी कवर हो गया था। जीएस पेपर 3 सबसे वास्ट आपका पेपर होता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और जैसे उसमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए मैंने शंकर आईएएस की एक बुक पढ़ी थी और उससे कुछ नोट्स बनाए थे, प्लस मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो वहां से कवर हो गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए साइंस एंड आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लीजिए 10th तक की, और आप द हिंदू में एक साइंस का स्पेशल एडिशन आता है, आप वो पढ़ सकते। मैं वो पढ़ा था मैंने, हर संडे या हर थर्सडे एक स्पेशल एडिशन आता है द हिंदू का, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो कवर करते हैं। इस टॉपिक में ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी आपसे बेसिक साइंस नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि हाउ टू अप्लाई टेक्नोलॉजी इन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस, कि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या होता है। सो बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ये सब जो टॉपिक्स हैं, एप्लीकेशन उसका क्या है, अप्लाइड टेक्नोलॉजी क्या है, वो पूछ सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था और उससे कवर हो गया था। इकोनॉमिक्स में मैंने एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक और इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़ी थी। साथ ही साथ आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे जरूर ध्यान रखिएगा, इन दोनों बुक्स, इन दोनों सोर्सेज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे की समरी और बजट की समरी पढ़ के उसको प्रैक्टिस करना, उनके क्वेश्चंस, अच्छा एक आइडिया है। और इसके साथ इंटरनल सिक्योरिटी एक टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने एनसीईआरटीज तो नहीं थी, न्यूज़पेपर से ही फॉलो कर लिया था, नक्सलिज्म, जम्मू कश्मीर इशू और टेररिज्म, ये सब तो ये कवर हो जाता है न्यूज़पेपर से। जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है और काफ़ी स्कोरिंग भी होता है ये, अगर आप अच्छे से इसको एक बार देख लें। और इसमें बहुत टाइम मैंने नहीं दिया था, फिर भी मेरा एक डिसेंट स्कोर आया था। मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस किए थे 2013 ऑनवर्ड्स। फिर मैंने लेक्सिकॉन से थोड़े डेफिनेशंस प्रैक्टिस कर लिए थे, जो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, हर टर्म के डेफिनेशन क्या क्या होते हैं। और मैंने इसमें केस स्टडीज प्रैक्टिस की थी, एक मैगजीन थी दृष्टि की, उससे, प्लस प्रीवियस ईयर से। एथिक्स में कोशिश करिए कि आपके हर आंसर में एथिकल वर्ड्स आए, आप बैलेंस्ड ओपिनियन दें, आप कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट ओपिनियन दें, और कंटेम्प्रेरी से जोड़ने की कोशिश करिए। जब भी कोई एथिक्स का क्वेश्चन आए, आप कोशिश करिए कि आप कोई एग्जाम्पल करंट अफेयर्स से उसमें डाल पाएं, तो उससे आंसर बेटर हो जाता है। अच्छा, मेंस में कुछ पेपर्स कंपलसरी पेपर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज, हिंदी या कोई भी और। सो ट्राई टू नॉट इग्नोर दी कंपलसरी पेपर्स, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हिंदी के आउट ऑफ टच हो जाते हैं तो कई बार हिंदी में दिक्कत होती है। तो मैंने हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ा था 1 महीने पहले मेंस के, और उससे मुझे निबंध लेखन वगैरह में मदद मिली थी।
इसके बाद एक मेंस में एक टॉपिक आता है एसे का। एसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसे बहुत स्कोरिंग होता है, मेरे 150 थे एसे में, तो मैं आप कुछ टिप्स देना चाहूंगी अपने एसे राइटिंग प्रैक्टिस से। एसे का हम लोग ऐसा करते हैं, बाद में कवर कर लेंगे। एसे का एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा हुआ है, तो आई थिंक उसमें एसे का कवर हो जाएगा, या अभी कवर कर लेते हैं। एसे में बेसिकली दो तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा। ऐसे में आपके पास चॉइसेस आते हैं, मतलब आपको ऐसा, आपको वो ऑप्शंस देंगे। यूपीएससी आपको दो क्वेश्चंस देते हैं, चार चार ऑप्शंस का, और उसमें से आपको एक एक ऑप्शन चूज करके ऐसे लिखना होता है। वर्ड लिमिट 1000 to 1200 वर्ड्स होती है, और आपको टाइम होता है 3 घंटे का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे में कि चूज योर टॉपिक वाइजली। इसमें यू नीड टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अगर आपको लग रहा है कि आप फैक्चुअल टॉपिक्स में अच्छे हैं, तो आप एक फैक्चुअल टॉपिक का ऐसे चुनिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक्सप्रेशन पावर अच्छी है, आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसा टॉपिक चुनिए जिसमें आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ। तो चूज योर टॉपिक्स वाइजली। मैंने ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू किया था आफ्टर प्रीलिम्स, तो मैं हर संडे 2 या 3 ऐसे लिखने की कोशिश करती थी। टॉपिक्स कहाँ से पता चलते थे? अगेन इनसाइट्स ऑन इंडिया पे और भी वेबसाइट्स हैं, उस पर टॉपिक्स आ जाते हैं, आप उसको लिखिए। वो मॉडल एसेज भी डालते हैं, उसे मैच कर लीजिए बाद में। ऐसे का एक स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी आपकी, फॉर एग्जांपल ये आंसर शीट है अगर यूपीएससी की, तो जो लास्ट पेज होता है वो रफ पेज होता है। तो इस रफ पेज में आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, जैसे कि आप कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ एंड करेंगे, और उसमें अलग अलग डायमेंशन खोलने की कोशिश करिए, लाइक हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एथिकल, इकोलॉजिकल, ताकि आपका कोई भी डायमेंशन और एंगल छूटे ना। हर पैराग्राफ अगले पैराग्राफ से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि एक फ्लो दिखे उस ऐसे में। और कोशिश करिए जहां कोटेशन यूज कर सके वहां कोटेशन यूज कर लीजिए। तो ये तो मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी थी। प्रीलिम्स की मेरी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी। मैंने प्रीलिम्स के 1 डेढ़ महीने पहले बहुत सारे मॉक पेपर्स दिए अपने ऑनलाइन कोचिंग्स के, और जो कोचिंग मैंने इलाहाबाद में ज्वाइन कर रखी थी। और जितने आप मॉक्स देंगे उतना आपका माइंड कंडीशनड होगा। प्रीलिम्स के दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है, क्योंकि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो कोशिश करिए कि बहुत वाइल्ड गेस, बहुत तुक्के ना लगाएं। जो आप श्योर हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करें। इंटेलिजेंट गेसेस आप लगा सकते हैं, बट बहुत वाइल्ड गेसेस नहीं लगाना चाहिए। और प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो उसमें उतना ही टाइम दीजिए जितना में आपका काम चल जाए। सीसैट को इग्नोर मत करिए, बिकॉज सीसैट भी क्वालिफाइंग होता है। और थोड़ा रीजनिंग और मैथ्स एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए जस्ट बिफोर प्रीलिम्स। दिव्यांशी ने पूछा है, व्हाट इज द प्रिपरेशन, व्हेन द प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर मस्ट बी स्टार्टेड। तो मैंने बता दिया 1 डेढ़ साल पहले। दीपक ने पूछा है कि साइमल्टेनियसली कैन आई डू जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, बिकॉज आई गॉट सिलेक्टेड इन एयरफोर्स, बट आई ऑल्सो वांट टू जॉइन वर्क इन सिविल सर्विसेज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपक, यू गॉट सिलेक्टेड इन एयरफोर्स। यस, आप अपने उसके साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट लाइक आई सेड अर्लियर, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेंस आप अपने एयरफोर्स की जॉब के साथ टाइम निकालिएगा टू स्टडी न्यूज पेपर एनसीईआरटीज, एंड यू कैन प्रिपेयर। अंजलि पांडे ने पूछा है कि हाउ टू एनालाइज दैट प्रिपरेशन इज इन द राइट डायरेक्शन। सो आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड कि मॉक पेपर्स से, डेली आंसर राइटिंग से उसको चेक करके इवेल्युएट करा के हम देख सकते हैं। शिवांश ने पूछा है कि व्हाट शुड आई डू आफ्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर यूपीएससी, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप कोई भी ग्रेजुएशन कर लीजिए टू बी एलिजिबल फॉर यूपीएससी। अमन सिंह फ्रॉम MNNIT इलाहाबाद, दैट इज माई कॉलेज, बीटेक मैकेनिकल फर्स्ट ईयर। आपने पूछा है विच कोचिंग डिड यू ज्वाइन। सो अमन, फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations for getting into MNIT. It's a great college and have a good time there. I had joined DHIS in Allahabad for starting, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कोचिंग सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता है। अगर आपको कुछ नहीं पता है कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, तो कोचिंग आपको एक आइडिया दे देगा, बट अल्टीमेटली इट इज योर ओन सेल्फ स्टडी, जो आप अपना बैठ के पढ़ेंगे, ऑनलाइन वेबसाइट्स फॉलो करके पढ़ेंगे, उससे मेन आपका डिफ्रेंशिएशन होगा। बट कोचिंग से ऑफकोर्स एक डायरेक्शन मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है। राजेंद्र यादव ने पूछा है, फ्रॉम विच ईयर शुड बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फ्रॉम कॉलेज डेज। तो लाइक आई सेड कि किसी भी टाइम से आप शुरू कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर से एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था, न्यूज़पेपर हैबिट डेवलप कर ली थी, और फिर फाइनल ईयर के बाद 1 साल प्रिपेयर किया था। द अर्लियर द बेटर, एंड हेंस यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल।
अनिकेत आनंद एंड विकेश कुमार यादव, इन्होंने पूछा है मैम द मेन थिंग इन दिस एग्जाम आई थिंक इज आर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी, हाउ टू एनहांस. Now, yes, communication skills and personality is very important, but that comes in the interview part of UPSC. मतलब शुरू में प्रीलिम्स और मेंस में तो आपकी आंसर राइटिंग ही चेक होती है, उसमें भी आपकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एंड जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जजमेंट है दैट इज एक्चुअली चेक इन योर इंटरव्यू. तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यू कैन हैव डिस्कशन विद अ गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यू कैन रीड गुड न्यूज पेपर्स, गुड बुक्स एंड वॉच गुड टीवी डिस्कशंस, एंड आप अपने इंटरव्यू के पहले मॉक इंटरव्यूज दीजिए, तो उससे काफी एनहांस होता है ये सब. शुभम मिश्रा ने पूछा है व्हाट शुड नॉट बी डन व्हाइल प्रिपेयरिंग. आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन. डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू डू PhD इन एवरीथिंग, हैव अ सिलेक्टेड बुक लिस्ट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन. आकांक्षा यादव ने पूछा है हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी वॉज माई ऑप्शनल, एंड काफ़ी बड़ा ऑप्शनल माना जाता है क्योंकि काफ़ी लंबा सिलेबस होता है. सो बेसिकली लिमिटेड बुक लिस्ट रखा था मैंने अपनी ज्योग्राफी में. पेपर 1 के लिए मैंने सविंद्र सिंह फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन फॉलो किया था, एंड मैप वर्क प्रैक्टिस किया था. पेपर 2 इंडिया के लिए मैंने खुल्लड़ की बुक प्रैक्टिस की थी. NCERTs को मैंने अगेन यहाँ भी बेस बनाया था. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से प्रैक्टिस किए थे. ज्योग्राफी के हर आंसर में आकांक्षा आप कोशिश कर सकती हैं कि कोई मैप या डायग्राम डाल दें, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. ज्योग्राफी के कुछ थ्योरीज में कोशिश करिए कुछ कंटेम्प्रेरी टच डाल दें ताकि आपका आंसर थोड़ा क्राउड से डिफरेंट हो जाए. विक्रांत सिंह हैज आस्क्ड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट लबासना. नाउ अभी तो योर मेन फोकस शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, बट मैं बता देती हूँ, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी is a dream destination for all of us, all of the aspirants who prepare. And it was really a very good experience at Labasna, बहुत enriching, very enlightening. You get to meet a lot of people from different services, from different states, even from different country. Bhutan के लोग भी वहाँ पे आते हैं to train themselves, and hence it's a mixture of different minds. It's a very beautiful experience, a very beautiful place, Mussoorie. And Labasna mein they give you a lot of extracurricular activities. You go for trekking, you go for morning PT and yoga. There are a lot of different societies and clubs, literary society, nature lovers club. So your overall personality enhances, and you come out of Labasna with a lot of officer like qualities, and you learn this esprit de corps on how to be together, how to behave as a team. So Labasna mein you learn a lot, and it's a lifetime experience. आदित्य नारायण पांडे ने पूछा है कि मैम प्लीज शेयर सम ऑफ योर इंस्पायरिंग मोमेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटरमीडिएट फ्रॉम आर्मी स्कूल. What are the difficulties one faces during preparation? Please tell some key points while preparing for UPSC, and we don't get motivated. Inspiring moments. So I completed my 10th from army school, and I completed my intermediate from Allahabad public school. Inspiring moment तो यही था when I decided to prepare for UPSC. So 12th के बाद मैंने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन अटेंड किया था जहाँ पे मुझे सीनियर्स से इंस्पिरेशन मिला था कि सिविल सर्विसेज भी, उसके पहले आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट सिविल सर्विसेज, बट वहाँ पे मुझे इंस्पिरेशन मिला और हाउ व्हाट इज सिविल सर्विसेज, व्हाट इज DM एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड आई वाज मोटिवेटेड टू गो इनटू सिविल सर्विसेज. तब से मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग के बाद आई विल ट्राई फॉर इट. सो दैट वाज इंस्पायरिंग मोमेंट, एंड इसके बाद तो आई प्रिपेयर्ड हार्ड. Difficulties one faces during preparation, the only one difficulty is that we think that it's very difficult. Once you overcome your thought, as they say, sow a thought, reap an action, sow an action, reap a habit, sow a habit, reap your destiny. So you have to overcome that negative thought that I cannot qualify the exam. The only difficult thing is that you really need to overcome this negative thought. You need to have a lot of patience. There will be a lot of times when you will be demotivated during the preparation time. जब टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, रैंक अच्छे नहीं आए, या आपका मीन हो सकता है एक अटेम्प्ट में ना हो, 2 अटेम्प्ट में ना हो. सो द पेशेंस एंड द पावर ऑफ ग्रिट एंड रिजॉल्व विल हेल्प यू sail through the preparation journey, and always remember why you wanted to become an IAS officer or a civil servant at the first place. That reason, that motivation will help you push forward. There will be failures because failures are the stumbling blocks to success, but this motivation, your inner fire, will actually guide you and sail you through.
टाइम टेबल फॉर प्रिपरेशन शिवानी और संगीता ने पूछा है। अगेन अपना एक टाइम टेबल बनाइए 6-7 घंटे का। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 12 घंटे 14 घंटे रोज पढ़ाई कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, हर दिन पढ़ रहे हैं, हर दिन का करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा एग्जाम हमारे ये इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तरह नहीं है कि हम एक रात पढ़ के सब कवर कर लेंगे। हमें इसमें हर दिन अपना करंट अफेयर्स कवर करना है। तो एक कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है और एक बैलेंस टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका न्यूज़पेपर भी हो जाए, एनसीईआरटीज भी हो जाए, टीवी डिस्कशंस भी हो जाए। सौम्या बीएससी फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इन्होंने पूछा है हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। सो आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड। इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी और वी कैन रेफर टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैंने तो एनसीईआरटीज पढ़ के उसी में नोट्स बनाए थे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं करंट अफेयर्स के नोट्स रेफर कर लेती थी। अगेन आशुतोष तिवारी ने ऐसे के बारे में पूछा है, ऐसे के बारे में हम आंसर कर चुके हैं। सौरभ त्रिपाठी बीटेक ईसी थर्ड ईयर, मैम व्हाट केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट, अगेन इसमें मैं आपको बताती हूँ पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। एंड हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। पहले मैं न्यूज़पेपर कवर करना चाहती हूँ। न्यूज़पेपर बहुत वास्ट होता है और हमें समझ नहीं आता है क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो न्यूज़पेपर के लिए अपना सिलेबस हमेशा अपने टेबल पे रखिए, उससे एक आइडिया मिल जाता है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। न्यूज़पेपर की जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एडिटोरियल और उसका एनालिसिस आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो स्पेशल साइंस एंड टेक के पेजेस हैं वो भी मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विथ टाइम आपको समझ आने लगेगा। प्लस जो ऑनलाइन वेबसाइट्स में शॉर्ट नोट्स देते हैं उससे भी समझ आता है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो जैसे मैंने कहा कि मॉक इंटरव्यूज दीजिए। इंटरव्यू के टाइम अपना डैफ को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें हर एक वर्ड एक पोटेंशियल क्वेश्चन होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ योर नेम, आपके स्कूल, आपका होम टाउन, आपकी हॉबीज, सबके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमेशा इंटरव्यू में बैलेंस्ड रहिए, पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो ऑनेस्टली उसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही मैंने भी किया था, 2-3 क्वेश्चन नहीं आते थे, आई ऑनेस्टली कन्फेस्ड कि मुझे नहीं आते हैं। सो ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी बैलेंस्ड एंड कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यू। मनीष कुमार ने पूछा है हाउ शुड वन स्टार्ट द प्रिपरेशन, आई हैव आंसर्ड। अभिषेक पांडे ने भी पूछा है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, वी आंसर्ड द क्वेश्चन। आई थिंक दैट एंड्स द क्वेश्चन। सो इट वॉज अ लॉन्ग सेशन टुडे, लगभग 1 घंटे का। आई होप ये सेशन आप सब लोगों के लिए यूजफुल था, और अगर कोई फिर भी पर्टिकुलर चीज़ छूट रही हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कमेंट कि अगर कोई पर्टिकुलर इशू छूट गया हो तो। ऑप्शन के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, कवर हो ही चुका है। इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट यूपीएससी प्रिपरेशन एक लंबा समय होता है। There be times when you will be demotivated, but again, motivation is like a bath, like Albert Hubbard said. Motivation is like a bath, you need one every day. So keep yourself motivated, keep yourself high-spirited, believe in your power of grit and resolve, and never feel कि ये failure is the end. Whenever you feel that this is an end, it is only a bend, it is not an end. Failures will always be there, failures are part of success, but failing again and again for the same reason is abnormal. Failing is very normal, तो ये हमेशा याद रखिए। And I hope this session today of Facebook Live was helpful. I want to thank MMMUT and UIC cell of MMMUT and the whole team of UIC for giving me this opportunity to interact with all of you. And I wish you all the best for your future. May all of you raise to great heights. In the end, 2 motivational lines for all of you. कि वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को नहीं जाती तालीम उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं परवाह होती गिर जाने की। थैंक यू सो मच। जय हिंद।